Which question did you say, Vijay? Question number 93 and third part of 147. Okay. $93. Let's talk about question 93 first. 1,75,000 is the credit RFO. If trade receivables turnover ratio is 8 times, calculate trade receivables in the beginning at the end of the year. Trade receivables at the end is 7,000 more than that in the beginning. So, जैसे हमें पता है TR is credit RFO divided by average trade receivables. तो यहाँ पे TR है 8 और क्रेडिट RFO है 1,75,000. सो बताओ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आएगा? Yes, Sarah, have you done the homework questions, Vishay? Anything? Good morning. Yes. Anything you would like to ask? Good. So average trade, yes. Okay. Yes, going by the same note, Vishay, जैसे अगर आपको हमने लिखा था ना, if closing trade receivables are given and there is no way to find opening, then we take the closing to be average. Similarly, अगर trade receivables दिए हुए हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कि ये opening है या closing है, तो हम उसको जैसे closing ही मान लेंगे और फिर अपनी वही assumption लगाएंगे कि closing पता है और opening निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, तो उसी को ही एवरेज मान लेंगे. तो यू डू नॉट हैव टू डिवाइड इट बाय 2, राइट? I will repeat this for others also. Samriddhi, any doubt in the homework questions? Okay, I'll do this. Tarun has also asked this. Yes, Tarun, पहले ये complete कर रहे. तो इन्होंने लिखा है कि trade receivables at the end is 7,000 more than that in the beginning. तो अगर beginning वाले को X ले लें, तो तरुण आप बताइए what should be closing trade receivables in that case? Yes, yes, that is right. Divided by 2. तो बस अब इसमें से आपको X find करना है. कर सकते हैं. $7,000 मैंने 70 लिख दिया गलती से. यस. आपको कोई डाउट है राघव? ये हमारा हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और बस इसमें 7,000 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. चल सकते हैं आगे? बताइए. यस तरुण. ओके, देखो जो 147 क्वेश्चन था ना, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जीपी रेशो, वो तो अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं, बट हो सकता है आपने अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया हो, बट वैसे मैंने अभी आपको जीपी रेशो नहीं सिखाया. बट वी कैन डू द फर्दर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. तो जैसे आप थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं ना मुझसे, तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है आरएफओ, जीपी, कॉर्फो. ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो होती है क्रेडिट आरएफओ
divided by average trade receivables. Right. And the answer is very straightforward. देखो जो credit RFO यानी credit sales, क्या आपको लगता है we can find credit sales as per the given information? कोई कैश सेल क्रेडिट सेल की कोई बात ही नहीं की हुई, तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कह सकते. तो इट इज बेस्ट टू अज्यूम दैट जो सेल्स है वो सारी क्रेडिट पे ही है, राइट? Others are also able to understand? I will still repeat. तो जैसे आपको इस क्वेश्चन में क्रेडिट आरएफओ निकालने का कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं हमें मिल रहा है, बिकॉज कैश सेल क्रेडिट सेल की कोई बात ही नहीं की हुई. तो हम अपने आप से कोई अजम्पशंस नहीं ले लेंगे कि भाई क्रेडिट सेल्स इतनी होंगी. नो, दैट वोंट बी लॉजिकल. सो इट इज बेस्ट टू अज्यूम कि जितनी भी सेल्स है वो सारी क्रेडिट पे ही है, ये मान लेते हैं. तो जो टोटल 1,50,000 की सेल्स है वो क्रेडिट पे ही है, ये मान लेते हैं. देन यू हैव बीन गिवन डेटर्स. मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने का कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं है, तो आप क्लोजिंग को ही एवरेज मान लोगे. गोइंग बाय द सेम assumption, इस क्वेश्चन में डेटर्स लिखा है. अब डेटर्स के आगे ना ओपनिंग लिखा है ना क्लोजिंग लिखा है. अगेन इसको हम मान लेते हैं कि ये क्लोजिंग डेटर्स है और क्लोजिंग ही एवरेज है, सिंस देर इज नो वे टू फाइंड ओपनिंग डेटर्स, राइट? मतलब जो डेटर्स गिवन है ना, बस उसी को एवरेज मान लो, क्योंकि दूसरे डेटर्स निकालने का कोई भी पॉसिबल तरीका हमारे पास नहीं है. सो दिस वुड बी 9.375 टाइम्स. इज इट? Yes, or you can say 9.4 times. This is fine. बताइए, क्लियर है आपको? Everyone? चलिए अब हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं. TPTR, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. ये भी सिंपल है. लेट मी रिपीट कि जो जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में से रह रहे हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे. It's not like that we have left those. TPTR is like जैसे ऑपोजिट हो गया TRTR का. मैंने आपसे पूछा था कि ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स का जन्म कब होता है, तो आपने क्या बोला था? डेटर्स अराइज व्हेन व्हाट हैपेंस? क्रेडिट सेल्स. इसी तरह से क्रेडिटर्स का जन्म कब होता है? यस, तो इसका फॉर्मूला हो गया, गोइंग बाय द लॉजिक, क्रेडिट परचेजेस, net credit purchases divided by average trade payables. Average trade payables. इसका भी लॉजिक कुछ कुछ वैसा ही है कि हम कितनी तेजी से अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं. मान लीजिए अगर क्रेडिट परचेजेस है 5 लाख और ट्रेड पेबल्स है 10,000 एंड इन अनदर केस क्रेडिट परचेजेस है 5 लाख और ट्रेड पेबल्स है 4 लाख. तो बताओ किस सिचुएशन में हम अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर देते हैं? यस, यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स कम है ना, मतलब वी आर पेइंग देम ऑफ क्विकली, और यहाँ पे क्रेडिटर्स ज्यादा है यानी हम उनको स्लो पेमेंट करते हैं. तो अगर ये रेशियो हायर होगी मतलब वी पे क्विकली एंड वाइस वर्सा. जैसे हमने TRTR में सोचा था उसी तरह से इसमें भी सोचेंगे. चलो लिखते हैं. इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें भी आंसर टाइम्स में निकलता है. द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिटर्स आर टर्न्ड ओवर मतलब वही paid off in relation to purchases.
a higher turnover ratio, a higher turnover ratio, अगर ये रेशियो ज्यादा है, इससे हमें दो चीजें पता लग सकती है। या तो क्रेडिटर्स, जो वो सप्लायर्स है वो हमें क्रेडिट पीरियड ही कम देते हैं या ज्यादा देते हैं, कम देते हैं, तभी हम उनको जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबली दे आर गिविंग अस लेस क्रेडिट पीरियड। या फिर हम अपनी तरफ से ही फास्ट है, हम उनको जल्दी पैसे दे देते हैं, इवन दो दे आर गिविंग अस गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट हम अपनी तरफ से ही अर्ली पेमेंट्स कर देते हैं। सो अ हायर टर्नओवर रेशियो वुड मीन either availability of less credit period, or it can mean quick payments या early payments. ठीक है, that's it. बस अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बताइए, आगे चल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये इसका भी लिखवा दूं मैं आपको, एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है। वैसे तो यू नो इट, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स divided by 2, or you can say opening creditors, creditors और एक चीज क्या आती है ट्रेड पेबल्स में? यस, ओपनिंग बिल्स पेबल, ये आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल बन गया, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, ये आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल बन गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए आते हैं जी क्वेश्चंस पर। कैन आई मूव ऑन? ओके, सो क्वेश्चन 98 करते हैं। Calculate trade payables turnover ratio for the year in each of the alternative cases. Closing trade payables दिया हुआ है, net purchases, purchases return और cash purchases. अच्छा एक बात बताओ, net purchases अगर दी है तो क्या हमें खुद से purchases return माइनस करने हैं? नो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी subtracted है ना। तो net purchases मतलब इसमें परचेजेस रिटर्न माइनस है ऑलरेडी। अब मुझे क्रेडिट परचेजेस चाहिए, व्हाट शुड आई डू? यस, इसमें से कैश परचेजेस माइनस कर दो, क्योंकि परचेजेस ऑब्वियसली दो तरह की होती है, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। ये आपकी परचेजेस है, बस इसमें से परचेजेस रिटर्न माइनस हुआ हुआ है, जो कि होना भी चाहिए। इसमें से कैश परचेजेस माइनस करो तो you will get credit purchases. How much? बताइए, ठीक है? It's I think okay for everyone. Then going by the same assumption जो मैंने आपको previous ratios में भी बताई है, कि अगर आपको closing ट्रेड पेबल्स पता है और ओपनिंग ट्रेड पेबल्स निकालने का कोई भी पॉसिबल तरीका क्वेश्चन में नहीं है, सो वी विल अज्यूम द क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स टू बी द व्हाट? एवरेज। यस समृद्धि, वी नो दैट assumption. अगर आपको नोट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इफ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स are known and there is no possible way
to find opening trade payables, ये वाली assumption सभी टर्नओवर रेशियोज के लिए वैलिड है एक्चुअली. Then we take closing trade payables to be the average trade payables. ठीक है. सो अब हमें फाइंड करना है जैसे TPTR, we have net credit purchases and we have closing trade payables which we will treat as average. आंसर आ गया. This was the first part. The second part, opening given है, closing है, ये तो बहुत easy है, अपने आप करो. अगर net purchases दी हैं और credit purchases निकालने का कोई तरीका नहीं है तो क्या करें? Credit मान लो, ठीक है, क्योंकि what else? There is no other assumption that we can take. So जो आपको नेट परचेजेस दिए उसी को क्रेडिट परचेजेस मान लो इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन. बस एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं. 30,000 12 टाइम्स आ गया आंसर. एवरीवन, रोशाली, ओके. देन थर्ड केस में आपको सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है, तो अगेन वही चीज, अगर क्लोजिंग गिवन है और ओपनिंग निकालने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं है तो उसी को ही एवरेज मान लो. और नेट परचेजेस दिए हैं, क्रेडिट परचेजेस निकालने का भी कोई पॉसिबल तरीका नहीं है तो उसी को ही क्रेडिट परचेजेस मान लो. इज इट 8 टाइम्स? चलो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा. यहाँ लिखा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी, टोटल 55,000. तो अच्छा प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे जो हम ट्रेड पेबल्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हमने सप्लायर से डैश खरीदे हुए हैं. व्हाट? goods. We only talk about the credit purchase of goods, not any other thing. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कोई सप्लायर था जिससे मशीनरी खरीदी थी, तो क्रेडिटर्स में 25,000 की वैल्यू कोई ऐसी है जो मशीनरी के लिए है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हम सिर्फ किस टाइप के क्रेडिटर्स इस रेशो में स्टडी कर रहे हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, राइट. सो वी विल सबट्रैक्ट दिस. हम कहेंगे कि हमारे जो काम के ट्रेड पेबल्स हैं वो है 30,000. ठीक है. बस यहाँ पे भी विषय वही आप मानेंगे कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है और ओपनिंग निकालने का कोई भी तरीका नहीं है तो इसी को ही एवरेज मान लेंगे. और जो आपको परचेजेस गिवन है वो तो चलो क्रेडिट ही गिवन है. ठीक है. बताइए. Can we move on? होमवर्क लिखिए.
97, 96, 99, चलो 100 कर लेते हैं अभी। स्टार्ट करें। From the following information, calculate opening and closing trade payables. Cash purchases 25% of total purchases. RFO 3 lakh, GP 25% of RFO, मतलब of sales. Opening inventory is given, closing inventory is given. Trade payables turnover ratio is 3 times. Closing trade payables was 75,000 in excess of opening trade payables. ठीक है, we have been given some information और इससे हम फाइंड करेंगे what we are required to. चलो प्रोसीड करते हैं, अपने आप हमें समझ में आने लगेगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स चाहिए। तो जैसे टीपीटीआर का अगर एक बार फॉर्मूला देखें, सो दैट इज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एक और रेशो के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। विच रेशो आर वी गिवन हियर? आईटीआर। अच्छा, अब ये क्यों दिया होगा, एक बार सोच के देखते हैं। आईटीआर का फॉर्मूला होता है, बताओ। यस, यहां से ना हम निकालेंगे अपना कॉर्फो। देखते हैं आईटीआर गिवन है क्या आपको? यस, 3 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इज इट? नो 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 नो, आईटीआर तो नहीं गिवन। नो, इट्स नॉट गिवन। अच्छा, ये वाली भी एक इक्वेशन है। सारे फॉर्मूला में लिखती जा रही हूँ जो भी मुझे लगता है कि यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में। यहां से निकालते हैं। कॉर्फो नहीं पता बट आई कैन फाइंड इट। आरएफओ इज 3 लाख, कॉर्फो वी डोंट नो, जीपी इज 25% ऑफ आरएफओ। इससे कॉर्फो निकाल दो फटाफट, बहुत सिंपल है। यस, 75 इधर ले आओ इसको। 2,25,000 कॉर्फो सबका आ रहा है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे आपने यही क्यों निकाला, तो जी ये तो प्रैक्टिस है। ये तो अब मुझे एक अब डायरेक्शन दिख रही है कि मैं पहले ये फाइंड करूंगी, फिर ये फाइंड करूंगी, फिर ऐसे मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा आपको। गॉट दिस? अब कॉर्फो का जैसे फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में देखो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नो, इग्नोर। चलो, कॉर्फो आ गया 2,25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 75,000, नेट परचेजेस मैं फाइंड कर लेती हूँ। ये बेसिकली दोनों परचेजेस होती है, कैश भी और क्रेडिट भी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 1,50,000। यहां से मुझे नेट परचेजेस निकाल के बताओ। थ्री लाख आ रहे सबका। ओके, देन वी हैव कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस। ठीक है, यहां से मुझे क्रेडिट परचेजेस मिल जाएंगी। एक बार देख लो क्या कोई परचेजेस रिटर्न है क्या? नहीं, कोई परचेजेस रिटर्न तो नहीं दिख रही। अब नेट परचेजेस इसमें दोनों है, लाइक आई सेड। तो इसमें कैश परचेजेस भी है और क्रेडिट परचेजेस भी है। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस है 3 लाख, 3 लाख का 25%। तो ये 75,000 कैसे आया? आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस।
25% of total purchases. क्रेडिट परचेजेस कितना आ गया? यस, ये तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ पाओगे दैट विच डायरेक्शन शुड आई फॉलो. बस अब तो एक ही स्टेप रह गया. टीपीटीआर भी हमें पता है, नेट क्रेडिट परचेजेस भी पता लग गई. ट्रेड पेबल्स के बारे में हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. लिख लिया यहां तक? ओके, सो टीपीटीआर इज 3 टाइम्स और नेट क्रेडिट परचेजेस अभी फाइंड आउट कर लिया. यहां से आप मुझे एवरेज ट्रेड पेबल्स बताओ कितना. इसको इधर ले जाओ, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया हमारा 75,000. अब इसमें आता है, यस, जिनको पता लग गया व्हाट आई एम डूइंग, यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन. ओके, एवरेज ट्रेड पेबल्स में आता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2 and they have given some information. Closing trade payables were 75,000 in excess of opening trade payables. तो अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स x है तो क्लोजिंग कितना है आप बताइए तरुण. You can tell. इसको इधर ले जाते हैं. बस now we will be able to say that's it. बताइए, बात समझ में आती है? यस राघव, सारा, रोशाली. चलिए, now we will move on to the last activity ratio, that is working capital turnover ratio. फिर मैंने आपको कुछ additional ratios भी करानी है towards the end of the chapter. We will do. Okay, so working capital turnover ratio. Simple है ये भी. Activity ratios में ये last है. The formula is RFO upon working capital. That's it. Working capital क्या होता है? CA minus CL. And वैसे तो ये इसका formula है, but they say if we are not able to calculate RFO, we are not able to calculate मतलब there is no way to calculate RFO in the question. तो इस रेशो को हम
कॉर्फो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉर्फो अपॉन वर्किंग कैपिटल। बट पहली प्रेफरेंस किस फॉर्मूला को मिलेगी? RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। और अगर RFO नहीं निकाल सकते, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, then we can also find this ratio using CORFO, but that is done only if you are not able to find RFO. Not able to मतलब not possible to calculate. यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ कि ये रेशो हमें क्या बताती है। वैसे सिंपल ही है कि मेरे पास जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब जितने मेरे पास पैसे हैं रोज के खर्चे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मैं कितनी सेल्स जनरेट कर पा रही हूं। देखो वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। CA माइनस CL मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, अब जो बचा है इसको हम लेमैन लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? रोज के खर्चे करने के लिए आपके पास जो पैसे हैं, यानी फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस द मनी दैट यू हैव दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो आपके पास डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए जो पैसे हैं उससे आपने कितनी सेल्स जनरेट की है। आप बताओ, हायर द रेशो बेटर इट इज और लोअर द रेशो बेटर इट इज? हायर द रेशो, बिकॉज अगर ये रेशो हाई होगी मतलब आपकी सेल्स ज्यादा है, which is a good thing, you are able to generate more sales. Okay, let us write about it. इतना लिख लिया? The objective of computing this ratio is to ascertain, is to calculate whether or not working capital has been effectively used in generating revenue. Revenue मतलब sales, कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। हायर द रेशो बेटर इट इज। इससे पता लगता है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल फिर से वही एक सिंपल सा मतलब समझें कि मेरे पास जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल, उसको मैंने अच्छे से यूज किया है इफ दिस रेशो इज हाई, सो दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर ये रेशो लोअर है, लो रेशो shows inefficient use of working capital. ठीक है, ठीक है। सो सिंपली RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, और ये रेशो भी निकलेगी टाइम्स में। सभी एक्टिविटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टाइम्स। आप मुझे बताओ, एक सॉल्वेंसी रेशो थी जो हमने टाइम्स में फाइंड की थी, विच वन? गुड। और एक ऐसी रेशो थी जो इज टू 1 में भी फाइंड आउट हो रही थी और परसेंटेज में भी। वेरी गुड, चलिए यहां तक लिखें। - 101 पर आ जाइए। तो बस विषय अब क्या है कि लाइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इवन इंक्लूडिंग दिवाली ब्रेक, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा
ऑल्सो द न्यू रेशियोज दैट सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस वो भी। फिर 15 डेज बस मुझे लगेंगे कैश फ्लो में। 15 डेज में कैश फ्लो हो गया, syllabus is over. Then of course revision, some theory questions, but एक बार syllabus हो जाएगा 15th तक, तो मतलब आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से करें, because you also might have exams in school. एक बार syllabus हो जाएगा, but उसके बाद भी of course we will do a lot of theory practice, revision, वो सब तो चलता ही रहेगा till your board exams. But just to plan out your way, आप ये समझ सकते हैं कि by the end of this month we'll finish this chapter and then 15 days more we'll finish cash flow. ठीक है, तो ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दैट इज आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल. आरएफओ इज, मैं क्वेश्चन नंबर 101 कर रही हूँ. 24 लाख आरएफओ है और वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल 10 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आ जाता है 4 टाइम्स. बस सिंपल है ना. बोलो. मैंने आपको बताया था अगर हम आरएफओ फाइंड नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आरएफओ इन द क्वेश्चन, तो ये रेशो हम किससे भी फाइंड कर सकते हैं, कॉर्फो. अगले क्वेश्चन में देखो आपको कॉर्फो गिवन है सी और सीएल, क्या आप आरएफओ फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम कॉर्फो से ही कर देंगे क्वेश्चन. क्लियर? ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक ये आप कर पाएंगे. होमवर्क ले लो 103. अभी 103 है, 104 पे आते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जीपी ऑन सेल्स गिवन है 33 1/3%. 33 1/3% इज सिंपली व्हाट, 1/3. देन यू हैव कॉर्फो, सीए है, सीएल है. कर सकते हैं फाइंड आउट. तो हमें आरएफओ चाहिए जैसे अपनी रेशो के लिए. आरएफओ नहीं पता है बट हमें कॉर्फो पता है 20 लाख. और जीपी की जगह हम लिख सकते हैं 1/3 ऑफ आरएफओ. इससे आरएफओ फाइंड आउट करो. $30 लाख. देन सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा 10 लाख माइनस 2,50,000. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसमें जो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन था ना, दैट वाज नॉट यूज्ड एट ऑल. तो ये बात भी समझे, जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो 100% यूज होगा ही. इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट नेसेसरी.
105. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन भी है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, ठीक है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए. इससे पहले तो मैं सेल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट विच इज एक्चुअली 5 लाख. तो 25% ऑफ कॉर्फो इज 5 लाख. तो बताओ कॉर्फो कितना आ जाएगा. ठीक है, यहां से मैं आरएफओ फाइंड आउट कर लेती हूँ. कितना आएगा. चलो न्यूमरेटर तो आया. वी गॉट द न्यूमरेटर ऑफ आवर रेशियो 25 लाख. ठीक है. आगे चले. ओके. नाउ जैसे रामबाण की हेल्प से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वर्किंग कैपिटल. सो वी हैव इन द क्वेश्चन इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस, वी हैव लॉन्ग टर्म लोन. तो बताओ यहाँ पे क्या बच गया ऑन द लाइबिलिटी साइड. व्हाट एल्स इज देयर. करंट लाइबिलिटी, राइट. ठीक है. देन दिस इज 10 लाख, दिस इज 2 lakh, this is 3 lakh. और अभी मुझे CL नहीं पता. मोटा मोटा इधर आता है फिक्स्ड एसेट्स विच आर गिवन 10 लाख. और क्या आता है यहाँ पे. हाँ, वैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आता है बट उसको हम सेफली इग्नोर कर देते हैं, वो हर क्वेश्चन में नहीं होता. अब हमें पता है इन दोनों साइड्स का टोटल सेम आना चाहिए. ठीक है. अब देखो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ इसको, एक इन द फॉर्म ऑफ like a formula, equity share capital plus reserves and surplus plus long term loan plus CL is equal to FA plus CA. Do you agree. मतलब मैंने कहा इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल इक्वल है, इसको ऐसे इक्वेट करके दिखा दिया. आई हैव नॉट डन एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. देन equity share capital is 10 lakh plus reserves and surplus is 2 lakh plus long term loan is 3 lakh plus CL I don't know, FA is 10 lakh, CA I don't know. अब मैं CL को उधर ले जाती हूँ और इसको इधर ले आती हूँ. कितना हो जाएगा. ये 15 लाख है और ये 10, 5 लाख हो गया. और ये हो गया CA माइनस CL. डोंट यू थिंक दिस इज वर्किंग कैपिटल. यस. दो मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि CA की वैल्यू कितनी है और CL की कितनी है, बट आई डोंट नीड इट. I cannot find out the individual values of current assets and current liabilities, but I don't need it. I just need working capital and that I have got. So quite interesting way to do it. बस अब मैं अपनी रेशियो फाइंड आउट कर दूंगी. RFO upon working capital. RFO we just calculated 25 lakh. Working capital is 5 lakh. So this is 5 times. Right. बताइए.
बात समझ में आती है? यस। देखो जी, पहले ना आप रामबाण से सोच रहे हैं दैट हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग वर्किंग कैपिटल। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको ब्रॉडली लिखा था, शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है और शॉर्ट टर्म डेट होता है विच इज सीएल। आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन भी गिवन है, बट सीएल नहीं पता। And then broadly on the asset side we have fixed assets and current assets. ये आपको पता है? वैसे रामबाण जो मैंने आपको लिखा था लाइक अ शॉर्टकट दैट बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यू डोंट नो दैट? दिस इज समथिंग, हाँ, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप बहुत सारे फॉर्मूला उसी में ही लर्न आप कर सकते हो. यू डोंट हैव टू separately mug up the formulas if you know this. तो इसको फिर मैंने क्या किया, I know that both the sides should be equal, the total of both the sides should be equal, so I gave it the form of a formula like equity share capital plus reserves and surplus plus long term loan plus CL is equal to this side which is fixed assets plus current assets, right? Because the total of both the sides should be equal, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट है. फिर मैंने इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज लिख दी जो जो भी मुझे पता थी. I took CL to the other side. So CA minus CL is what? Tarun. CA minus CL is what? Yes, and that's what we needed. तो मैं ये बता रही थी आपको that here we cannot separately find out the values of हाँ, but we don't need it. हमको बस दोनों का मतलब वर्किंग कैपिटल पता लग गया, दैट्स इट. हमें और जरूरत ही नहीं है. बताइए बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग हियर? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था बट इट्स अ गुड वन. जो 106 क्वेश्चन है ना वो भी इसी के जैसा ही है. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 106. कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ओके. कैपिटल एम्प्लॉयड में मोटा मोटा क्या आता है बताओ? वैसे यहाँ पे क्या रह गया एक चीज, और यहाँ पे मोटा मोटा आता है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स. अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना अगर, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. FA is known to us 8 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 12 लाख. इसको भी बच्चे अब आप उसी तरह से करो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है. इन तीनों को एक ही साथ लिख देती हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस, टेल मी व्हाट, प्लस is equal to, correct. Here capital employed is 12 lakh, CL I don't know, FA is 8 lakh, CA I don't know. Take CL to the other side and bring 8 lakh here. तो ये क्या आ गया आपके पास? वर्किंग कैपिटल. बताओ, ये भी तो वैसा ही था ना पिछले क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज नहीं गिवन थी तीनों की, कलेक्टिवली गिवन थी. अदरवाइज इट वाज क्वाइट सिमिलर. व्हाट डू यू से समृद्धि, तरुण, राघव, रोशाली? बस फाइंड आउट करें हम. वी हैव टू.
सो RFO इज, अभी नहीं पता हमें, कॉर्फो पता है 40 लाख एंड GP इज 20% ऑफ कॉर्फो. कितना आ गया RFO? बस अब फाइंड कर दो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल. I'm giving you questions so that you can do in the Diwali break. अब आप कहोगे दिवाली ब्रेक है या होमवर्क ब्रेक है, जो भी है विषय अब ये तो करना ही है. दीज आर नॉट अ लॉट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चंस रोज करते रहना. बताइए, बात समझ में आ रही है? Next class would be on Wednesday. Wednesday is again a festival. I think I'll take your class on Thursday now. Monday is Diwali. Wednesday is again Bhaiya Dooj. And Tuesday भी फिर ऑफ ही रहेगा. Thursday को मिलेंगे अब हम. ओके बस फिर द मोमेंट वी मीट उसमें हम खत्म करेंगे अपना रेशियोज चैप्टर. वी विल मीट ऑन 27th. Then 27, 28, 29, 30, 31. We'll finish this chapter. होमवर्क लिखते जाओ अच्छे से. बैक क्वेश्चंस में भी मैं ऐड कर रही हूँ और ये स्कैनर क्वेश्चंस है. बताइए, हो जाएंगे क्वेश्चंस?